मैंने आपसे यह कहा था, वास्तविक गैसों को लेकर चर्चा कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि वास्तविक गैस और आदर्श गैस को अगर हम तुलना करते हैं या वास्तविक गैस को आदर्श गैस से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उसके लिए हम Z का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं संपीड़ितता गुणांक। संपीड़ितता संपीड़ितता गुणांक। तो ये जो Z है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपीड़ितता गुणांक किसी आदर्श गैस के लिए, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि Z जो है, Z का मान 1 होता है किसी आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 के बराबर होता है और किसी Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, किसी वास्तविक गैस को लेकर बात करें तो। अगर किसी वास्तविक गैस को लेकर बात करें तो उसमें धनात्मक विचलन भी हो सकता है और ऋणात्मक विचलन भी होता है। Z का मान जब ग्रेटर देन 1 होता है, Z का मान जब 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसे धनात्मक विचलन बोला जाता है, और जब Z का मान लेस देन 1 होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन बोला जाता है। फिर से मैं दोहरा दूं, अगर Z का मान ग्रेटर देन 1 है किसी वास्तविक गैस के लिए, किसी रियल गैस के लिए, अगर Z का मान ग्रेटर देन 1 है तब वो धनात्मक विचलन बताता है, और Z का मान अगर लेस देन 1 है तब वह ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। और यह भी जरूर से ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान बिहेव करती है। वो कंडीशन कौन सी होती है? सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि कोई आइडियल गैस रियल गैस की तरफ बढ़ती है या रियल गैस जैसी बिहेव करने लगती है। उच्च ताप, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, उच्च ताप व निम्न दाब की अवस्था पर निम्न दाब की अवस्था में कोई आइडियल गैस, कोई रियल गैस, एक मिनट इसमें करेक्शन करिएगा, कोई रियल गैस आदर्श गैस की तरफ जाती है, कोई रियल गैस, कोई वास्तविक गैस, चेक करिएगा एरो का साइन, कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरफ बढ़ने लगती है जब तापमान उच्च होगा और जब दाब निम्न होगा। कोई रियल गैस आदर्श गैस की तरफ बढ़ने लगती है when the temperature is high and the pressure is low। और मैंने आपको यह बताया था कि अणुगतिक के जो सिद्धांत हैं, वो अणुगतिक के सिद्धांत दो बिंदु पर आकर वास्तविक परिस्थितियों में गलत हो जाते हैं। वो दो बिंदु मैंने पिछली कक्षा में शायद आपको बताया है कि आकर्षण बल, सबसे पहली बात यह है कि अणुगति के सिद्धांत ये कहते हैं कि अणुओं के मध्य किसी तरह का कोई आकर्षण या विकर्षण बल नहीं होता, जो वास्तविक परिस्थितियों के अंदर गलत हो जाते हैं। और जो दूसरी बात है, जो दूसरा बिंदु है जहां पर के अणुगति का सिद्धांत गलत होने लगता है, वो ये है कि जो अणु हैं, उन अणुओं का जो अपना आयतन है वह उनके द्वारा, अणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन के मुकाबले नगण्य होता है। राइट, ये भी गलत हो जाता है, उसमें भी हम करेक्शन करवाते हैं। राइट, उसमें भी जो है करेक्शन टर्म आती है। तो ये दो खास बिंदु है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, और ये पॉइंट जरूर से ध्यान में रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है AIEEE लेवल पर कि कोई रियल गैस आदर्श गैस की तरह किन कंडीशंस में, किन हालात में बिहेव करती है।
तो आपका जवाब होगा उच्च ताप व निम्न दाब की अवस्था में कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान बिहेव करने लगती है, जो अपन आगे भी स्टडी करेंगे, आगे मैं उसको प्रूव करूंगा इस बात को। राइट, तो अभी मैं आपके सामने दो ग्राफ बना रहा हूं, वो दोनों ग्राफ नोट करिएगा, बना लीजिएगा। ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, संपीड़ितता गुणांक तथा दाब के बीच में है। ये प्रेशर है, मान लीजिए प्रेशर बार में है, और यहां पर Z है। अभी अभी मैंने बताया कि Z का मान किसी आदर्श गैस के लिए 1 के बराबर होता है, किसी भी ताप व दाब की कंडीशन में Z बराबर 1 होता है किसी आदर्श गैस के लिए। किसी आदर्श गैस के लिए जो Z का मान है वो 1 के बराबर होता है किसी भी ताप व दाब की अवस्था में। बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास मैं अलग अलग गैसेस को लेकर प्लॉटिंग कर रहा हूं, और ये जो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं, लेट इट बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारे समतापी वक्र हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने प्लॉटिंग करी। ये हाइड्रोजन के लिए मिलती है स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है। हीलियम के लिए भी हमारे को सीधी रेखा प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक वक्र है, मीथेन के लिए और अमोनिया के लिए। ये आपके सामने मैंने अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए 5 गैसेस आपके सामने मैंने बताई हुई हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम, तीसरी कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथी मीथेन, पांचवी अमोनिया। तो ये जो अलग अलग वक्र हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे समतापी हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसकी प्लॉटिंग करी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्लॉट किए गए। ये अलग अलग गैस के लिए किसी एक तापमान के ऊपर Z वर्सेस प्रेशर के बीच में वक्र है। बट अगर मान लीजिए मैं दूसरा आपके सामने ग्राफ ले रहा हूं, अगेन संपीड़ितता गुणांक तथा दाब के बीच में, नाइट्रोजन के लिए, अब एक ही गैस के लिए मैं ये वक्र बना रहा हूं आपके सामने। यहां पर अलग अलग गैसेस थी और यहां पर एक ही गैस को लेकर मैं प्लॉट कर रहा हूं। इसमें देखिएगा मैं तापमान नीचे से बढ़ाता चला जा रहा हूं, मतलब ताप जब सबसे कम था तो इस तरीके से आपको मिल रहा है। यह तापमान मान लीजिए T1 है, टेम्परेचर T1। तापमान जब बढ़ाते हो तो तापमान के बढ़ाने पर इस तरीके से मिलता है, यह ताप T2 है। और तापमान आपने बढ़ाया, यह ताप T3 ले लो, और आपने तापमान बढ़ाया, ये देखिए आप। और एक रेखा मैंने ऐसी बनाई है, एक रेखा मैंने ऐसी बनाई है जो अलग कलर से आपको दर्शाया जा रहा है। ये जो रेखा आपके सामने है, ये बॉयल, ये जो T4 है, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो। यहां पर लिख दीजिएगा T5 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब जो सबसे निम्न ताप है वो सबसे निम्न ताप T1 है। तापमान बढ़ा दिया, तापमान T2, फिर T3, फिर T4 और फिर T5। T4 वह ताप है, T4 वह ताप है जहां हमारी जो नाइट्रोजन गैस है, जो मेरी नाइट्रोजन गैस है, वो एक सर्टेन दाब तक, वो एक सर्टेन दाब तक आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है।
इस ताप को कहते हैं बॉयल ताप। और यह जो ताप है, इस ताप को टीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टीबी, इसको कहते हैं बॉयल ताप। या बॉयल बिंदु। राइट, बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट, जैसा आपको बोलना चाहो आप वैसा बोल सकते हैं। राइट, तो ये टीबी, यहां पर जो T4 है, ये जो T4 है वो T4 बॉयल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक काम करिएगा, सारे बच्चे जरा बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखिएगा, बॉयल ताप की परिभाषा जरा नोट करिएगा। बॉयल ताप वह ताप होता है, बॉयल ताप वह ताप होता है जिस पर वास्तविक गैस, जिस पर वास्तविक गैस, वास्तविक गैस पर्याप्त दाब की मात्रा में, पर्याप्त दाब की मात्रा में, पर्याप्त दाब की मात्रा में आदर्श गैस के समान, आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए बॉयल ताप का मान, बॉयल ताप का मान, बॉयल ताप का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है तथा यह गैस की प्रकृति पर, तथा इसका मान, तथा इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। बॉयल ताप के ऊपर, बॉयल ताप के ऊपर किसी गैस का Z का मान, किसी गैस के Z के मान में दाब बढ़ाने के साथ, दाब बढ़ाने के साथ निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने के साथ निरंतर वृद्धि होती है तथा बॉयल बिंदु के नीचे, तथा मत लिखिएगा, वह करिएगा, वह बॉयल बिंदु के नीचे, वह बॉयल बिंदु के नीचे दाब बढ़ाने पर Z का मान घटता है तथा एक निश्चित दाब के बाद, एक निश्चित दाब के बाद, एक निश्चित दाब के पश्चात, एक निश्चित दाब के पश्चात Z का मान निरंतर बढ़ता जाता है। Z का मान निरंतर बढ़ता जाता है। राइट, अब ये वक्र जो बना रखे हैं, राइट, वो सारी बातें आपको एकदम क्लियर करते हैं कि बॉयल बिंदु पर, अगर बॉयल बिंदु की बात करें, पर्टिकुलरली इस टेम्परेचर पर बात करें, तो इस बिंदु पर जो हमारी वास्तविक गैस है वो एक सर्टेन प्रेशर तक,
एक सर्टेन प्रेशर तक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। अगर बॉयल बिंदु के ऊपर बात किया जाए तो बॉयल बिंदु के ऊपर जो Z का मान है वो निरंतर बढ़ता जाता है। बॉयल बिंदु के ऊपर Z का मान दाब बढ़ाने के साथ साथ Z का मान निरंतर बढ़ता जाता है, जो अभी आपने लिखा है। और बॉयल बिंदु के नीचे, बॉयल बिंदु के नीचे जो Z का मान है वो घटता है। ये जैसे ये बॉयल बिंदु है, ये है आपका बॉयल बिंदु है। इस बॉयल बिंदु के नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो बॉयल बिंदु है इसके नीचे राइट Z का मान घटता है एक सर्टेन दाब तक। एक सर्टेन दाब तक Z का मान घटता है और उसके बाद दाब बढ़ाने के बाद उसके पश्चात भी अगर आप दाब बढ़ाते गए, उसके पश्चात भी अगर आप दाब बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद दाब के बढ़ाने पर जो Z का मान है उस Z के मान में निरंतर वृद्धि मिलती है। आपको ये निरंतर वृद्धि मिल रही है। और सारे बच्चे एक सूत्र ध्यान में रखिएगा कि जो बॉयल का ताप है TB, इट इज इक्वल टू A अपॉन RB। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है राइट। AIEEE लेवल पर इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है राइट। अभी आप इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा कि बॉयल टेम्परेचर बराबर A अपॉन RB होता है। A व B किसी गैस के वेंडर वॉल स्थिरांक हैं। A व B किसी वास्तविक गैस के वेंडर वॉल स्थिरांक हैं तथा बड़ा R, कैपिटल R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। कैपिटल R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। राइट तो ये बच्चों मैंने आपको अलग अलग ग्राफ बताए हैं जो अलग अलग बात बता रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल यहां पर उठता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन व हीलियम की अगर मैं बात करूं, चेक करिएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगेन फिगर 1 पर आइएगा, पहले वाले फिगर पर आइएगा। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम के लिए जो Z का मान है वो Z का मान निरंतर बढ़ रहा है। तो आपके मन में सवाल ये उठता है कि क्या ये हाइड्रोजन और हीलियम का मान हर समय बढ़ेगा? हर समय क्या Z? इसका मतलब हाइड्रोजन व हीलियम को कभी भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना सारे बच्चे कि अगर Z का मान ऋणात्मक में है, मतलब अगर Z का मान लेस देन 1 है, इसका मतलब गैस का संपीड़न पॉसिबल है। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है और गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर Z का मान इकाई से कम है और अगर Z का मान इकाई से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1, तब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि गैस में, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आप अपने हिसाब से लिखिएगा बच्चों, जहां आपको लगता है आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर Z का मान ग्रेटर देन 1 है, धनात्मक है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यह हुआ कि जो गैस है, गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, वो बहुत क्षीण हो चुके हैं। बट अगर Z का मान लेस देन 1 है, Z का मान ऋणात्मक में है, अगर ऋणात्मक विचलन है, तो अगर ऋणात्मक विचलन होगा, इसका मतलब यह है कि Z, इसका मतलब यह हुआ कि जो वास्तविक गैस है उसको कंप्रेस किया जाता है, किया जा सकता है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है, राइट। और एक सर्टेन दाब और ताप के बाद उस गैस को आप द्रव्य अवस्था में, द्रव अवस्था में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब गैस को लिक्विफाई भी किया जा सकता है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है, उसके लिए जो है आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक विचलन मिल रहा है हमारे को। इसका मतलब यह हुआ कि आप इन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब क्योंकि यह आकर्षण बल को बताता है। ऋणात्मक विचलन Z में, Z के मान में ऋणात्मक विचलन
अणुओं के बीच में आकर्षण बल को दर्शाता है। और वहीं अगर Z का मान कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो आकर्षण बल है वो काफी कमजोर पड़ चुके हैं। तो ध्यान में रखना, सारे बच्चे ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन और हीलियम में भी आपको ऋणात्मक विचलन मिल सकता है। ऋणात्मक विचलन किसी भी गैस के लिए मिल सकता है। कंडीशन एक ही है कि वो गैस का जब प्लॉटिंग करोगे, वो गैस के लिए जब वक्र बनाओगे, जैसे आप हाइड्रोजन के लिए वक्र बना रहे हो, अभी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लॉटिंग था। अगर हाइड्रोजन गैस के लिए जो वक्र आप बना रहे हैं, अगर वो हाइड्रोजन गैस का जो बॉयल बिंदु है, उस बॉयल बिंदु के नीचे अगर आप प्लॉटिंग करोगे, तो आप बोलेंगे कि सर क्या अलग अलग गैस के लिए बॉयल बिंदु का मान अलग अलग होगा? वो आप लिख चुके हो। अलग अलग गैसों के लिए जो बॉयल बिंदु का मान होता है वो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन गैस के लिए बात करें तो हाइड्रोजन गैस के लिए तकरीबन -165 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान -165 डिग्री होता है, और हीलियम गैस के लिए इसका मान होता है -240 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए जो बॉयल ताप का मान है वो काफी कम है। बॉयल ताप का मान काफी कम है, और क्योंकि बॉयल ताप का मान काफी कम है, इसीलिए जो अगर आपने -165 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर हाइड्रोजन के लिए वक्र बनाया तो आप देखेंगे कि Z का मान घटेगा। और अगर हीलियम की बात करूं तो हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर आप वक्र के नीचे अगर आप वक्र बनाते हो, राइट, तब Z का मान घटेगा। राइट, तो ये बच्चों मैंने बॉयल बिंदु के बारे में बताया है। अब मैं आ रहा हूं कि इसका जो फार्मूला है, जो Z है, संपीड़िता गुणांक जिसको आप बोलते हैं, इसका सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलग अलग सूत्र हैं, वो जरा नोट करिएगा। इसमें जो पहला है Z इज इक्वल टू आप कहते हैं PV वास्तविक अपॉन nRT। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी आदर्श गैस के लिए, किसी आदर्श गैस को लेकर मैं बात करूं तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अवस्था समीकरण जिसे आप कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि V आदर्श इज इक्वल टू nRT अपॉन P। ये जो मान है आदर्श का, ये आदर्श गैस का जो आपका मान है, इसको आप यहां पर पुट कर लीजिए। तो इसको जब आप यहां पर nRT अपॉन P, ये P नीचे आ जाएगा। अगर इस P को देखो तो ये P नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू V वास्तविक अपॉन V आदर्श। ये हमारा Z अगर आपको कैलकुलेट करना हो, कभी Z आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं, Z इज इक्वल टू V वास्तविक अपॉन V आदर्श। कैसे आया ये V वास्तविक अपॉन V आदर्श? ये यहीं से आया है। तो छोटा सा सूत्र है।